Hey, hello, and welcome back, future doctors and engineers. So, here we go for the discussion of Newton's third law of motion and the concept of फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो यार आज बात करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट की और होप सो आपके पास ऑलरेडी 2 लेक्चर जा चुके हैं जिसमें बेसिक फाउंडेशन हमने बनाने की कोशिश करी है और वो लेक्चर्स आपने ऑसम तरीके से उनको सीखा होगा, उनको अप्लाई किया होगा, एग्जीक्यूट किया होगा, प्रैक्टिस करी होगी अपने वास्ते। एक जो बेसिक फाउंडेशन होती है किसी भी चैप्टर की, वो 2 लेक्चर में आपको मिल जाएगी। आज हम देख सकते हो, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम इसमें मैं कवर करने वाला हूं। तो मजा आने वाला है। मतलब आप जो अच्छे वाले न्यूमेरिकल या जो हाई लेवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, धीरे धीरे हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, होले होले। ओके, सो यार साथ में मिलके बढ़ेंगे। बस आपने कंसेप्ट आपके क्लियर करते रहना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी कहानी न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ठीक है, छोटा सा स्टेटमेंट, बेसिक सा स्टेटमेंट, लेकिन भयंकर यूज। ओके, तो मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन, एक थोड़ी सी कहानी इसमें मुझे आपको सुनानी पड़ेगी, उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या चीज कैसे एक्सप्लेन की गई थी, बताई गई थी। ओके, वैसे तो हम सबको पता है कि स्टेटमेंट क्या था, लेकिन फिर भी चूंकि यहां पे हम पढ़ रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक मेंटल जो एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए इस टाइम पे पर्टिकुलरली। ओके, सो लेट्स सी। तो देखो दोस्तों, इसमें बताया गया था, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बस समझाया गया था कि जब 2 बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो जो 2 फोर्स वो एक दूसरे पे अप्लाई करती हैं, व्हेन 2 बॉडीज इंटरेक्ट टू ईच अदर, सो देयर आर 2 फोर्सेस दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर। ओके, उनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। दिस इज द स्टेटमेंट जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। जब दुनिया में कभी भी जब 2 बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, जब जैसे ये हाथ ये मुक्का में यहाँ पे मारो, इंटरेक्ट कर रही है, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, और ये बताया गया कि 2 फोर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं और वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब न्यूटन साहब ने इसी को अपने न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू हमें समझाया, हमें बताया। ठीक है, इवन दुनिया को बताया बॉस। सो न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताया गया था, अब देख लो। उसने बोला एवरी एक्शन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि टाइम थोड़ा सा हमारा बचे, स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। थियोरेटिकल है ना, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ओके, सो उसने बोला फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, बस यही मैं बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट प्रैक्टिकली उन्होंने बताया वो इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। हर एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है सर? एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। उसने बोला हर एक्शन के लिए हमेशा एक ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन रहने वाला है। ये उनका स्टेटमेंट था न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ और बातें जो बहुत जरूरी है हमारे पास, स्टार लगा के हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजों की उसने बात करी है, एक्शन एंड रिएक्शन, द टाइप 1 फोर्स, द टाइप 2 फोर्स, उनके बारे में बातें करेंगे, वो किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो भाई उसने बोला जो एक्शन होता है एंड रिएक्शन होता है आर ऑलवेज इक्वल। यस, बिल्कुल, हमेशा एंड अपोजिट होंगे वो, मतलब इक्वल तो होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। सर कैसे? अभी बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा, है ना। ये कि इसमें से स्टेटमेंट हमने निकाला। दूसरा स्टेटमेंट बोथ, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन बोथ, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों फोर्स एक सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते हैं, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है बॉस। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है फोर्सेस ऑलवेज एक्सर्ट इन पेयर्स। यस, ये दोनों फोर्स हमेशा पेयर्स में यहाँ पे क्रिएट होंगे। मतलब अगर मैं अपने हाथ से इस पे हिट कर रहा हूं तो जो इसने यहाँ पे मारा वो भी यहाँ पे मारेगा, मतलब दोनों का फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, पेयर्स में क्रिएट होते हैं। तो फोर्सेस ऑलवेज एक्सर्ट इन पेयर्स, सिंपल है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन होती है। यार मैं जमीन पे खड़ा हूं, आप बेंच पे बैठे हो, आप बेड पे बैठे हो, आप चेयर पे बैठे हो, तो हमारी बॉडी किसी अदर बॉडी के कॉन्टेक्ट में है, मतलब हमारी बॉडी ने उस पर फोर्स लगा दिया, उसने हमारे को फोर्स लगाया हमें होल्ड करने के लिए। बस यही तो है लॉजिक। अच्छा सर ठीक है, यही लॉजिक है। मैंने कहा हाँ, ऐसे समझो। देखो सपोज करो गाइस, अच्छा ये आपने लिख लिया होगा, ये आप लिख लेंगे, आप ध्यान से देख लो एक बार। ये 3 पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है, बोथ एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट पे अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, पेयर्स में क्रिएट होते हैं। यही था न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो जब 2 बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, देखो भाई कैसे सर, सपोज करो गाइस, ये एक मैंने एक सरफेस यहाँ पे मान लिया है, समथिंग लाइक दैट।
ठीक है। तो एक टेबल मान लो इस तरीके से, आप एक टेबल मानो और इसके ऊपर मैंने कोई एक ब्लॉक रख दिया इस तरीके से, कोई हैवी ब्लॉक मैंने यहाँ पे रख दिया जिसका मास कुछ होगा m। क्लियर है? तो आपसे पता क्या बोल रहा है, अगर मैं मान लू इसको बॉडी A है और ये वाला जो टेबल है ये बॉडी B है, ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि ये बॉडी इस टेबल के ऊपर रखी है, तो दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, सो दे आर इन इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है, तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये ब्लॉक इस टेबल के साथ इंटरेक्शन में हो गया क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट में आ गया। तो अगर इस बॉडी को मैं 1 मान लू, इस बॉडी को B मान लू, इसको A मान लू, तो इसका मीनिंग समझते हो? तो हम क्या समझ रहे हैं यहां से कि ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी और ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, बट इक्वल एंड अपोजिट। कैसे सर? देखो, अगर मैं इसको अलग कर दूं, सेपरेट करूं, देखो, तो इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया यानी नीचे को, किसने अप्लाई किया? बॉडी ए ने। किस पे अप्लाई किया? बॉडी बी पे। और डायरेक्शन किधर है? डाउन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया डाउन। अब इसके ऊपर क्या होगा देखना, इसके ऊपर होगा, ये बॉडी बी है, बॉडी बी पे भी ऊपर को एक फोर्स लगेगा। कौन अप्लाई करेगा? ये वाला, बी वाला, ठीक है। ए ने बी पे अप्लाई किया, अब बी, ये ए है, सॉरी दिस इज ए, तो अब बी अप्लाई करेगा ए के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसने बस यही बताने की कोशिश करी कि ये जो दोनों फोर्स है ना, देखो ये अप है, ये डाउन है, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो वी कैन राइट कि जो बॉडी ए ने बी पे फोर्स अप्लाई किया वो इक्वल है बट अपोजिट है, ठीक है, इक्वल है बट अपोजिट है। यही था न्यूटन थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि अपोजिट टू ईच अदर, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने वाला है। सिंपल है भाई, ठीक है। और अगर हम ये मान ले कि इस बॉडी ने इस पे एक्शन किया तो उसका फोर्स ये होगा, फिर इसने इसको रिएक्शन दिया तो उसका फोर्स ये होगा, तो इसको हम एक्शन भी बोल सकते हैं कि दिस इज द एक्शन which is given by this body which is kept on table and the reaction given by the table, तो इसको आप रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप रिएक्शन बोल सकते हो क्योंकि दोनों एक ही टाइप के फोर्स हैं। या ऐसे भी कह सकते हो बॉस, टेबल ने यहां पे दिया एक्शन, इसको मिला रिएक्शन। अब ऐसे भी कर सकते हो, मतलब उल्टा भी बोल सकते हो, इसने बोला कि इसने फोर्स अप्लाई किया तो दिस इज एक्शन एंड इसने अप्लाई किया दिस इज रिएक्शन, या इसको एक्शन बोल दो, इसको रिएक्शन बोल दो, ऐसा बोला जा सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी तो उनके बीच में एक्ट करने वाले दो फोर्स हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। दिख रहा होगा आपको, ये वाला फोर्स टेबल पे काम कर रहा है, आप देख सकते हो, यह वाला फोर्स ब्लॉक पे काम कर रहा है, जो ये हैवी ब्लॉक हमने यहाँ पे रखा है। तो दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स का एप्लीकेशन सेम होता है। अगर ये फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एज वेल एज टाइम एप्लीकेशन सेम रहेगा, ठीक है। और पेयर्स में क्रिएट होंगे, जैसे इसने अप्लाई किया वैसे ही अप्लाई कर देगा पेयर्स में। सारे पॉइंट क्लियर है बॉस? सारे पॉइंट क्लियर है। तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमारे डेली लाइफ में इसका भयंकर तरीके से यूज होता है भाई। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, बाकी आप थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ लेंगे अपनी बुक से, एनसीईआरटी से, जहां से भी आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, फिर एप्लीकेशन करेंगे कि हाउ टू यूज दिस लॉ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जो सबसे शानदार कॉन्सेप्ट आज का हमारे होने वाला है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम बॉस। उसको मचाएंगे, उसको उड़ाएंगे, सीखेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक बार वो कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिलो दिमाग में एंटर कर गया तो कैलकुलेशन पे मास्टरी हो जाएगी बॉस। पूरी फिजिक्स के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमने अच्छे से सीख लिया। ओके ओके, सो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख लिए न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस के। तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ हम समझ लेते हैं, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, मतलब एग्जांपल्स आप मान सकते हो कैसे, किसका यूज, कैसे हम इसका यूज कर पा रहे हैं। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन हम सबने पढ़ा है, सबने समझा है, ठीक है। टू वॉक, जब हम वॉक करते हैं तो वॉक करते समय जब हमारे पैर जमीन पे होते हैं तो हम जमीन को प्रेस करते हैं बैक डायरेक्शन में, नहीं, जब हम चलते हैं ना ऐसे, जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे जो पैर हम पुश करते हैं, पीछे को पुश करते हैं जमीन को, ठीक है। तो वॉकिंग में एंड रॉकेट्स, ठीक है, बिल्कुल। कैसे सर? देखो, जैसे हम गन की बात करेंगे ना दोस्तों, गन की अगर आप बात करो, ठीक है, तो लेट्स सी, ये आपके पास गन है, ठीक है, ये आपके पास गन है, ओके 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 ओके, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, ऐसे बनी देखो भाई मेरे से, ठीक है। तो ये आपके पास गन है, ठीक है सर, और यहाँ से जो बुलेट है ना, बुलेट इससे जब बाहर निकलेगी तो बुलेट इधर जाएगी तो गन इधर जाएगी, ठीक है, बुलेट इधर जाएगी तो गन तुरंत इधर जाएगी, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो एक्शन का रिएक्शन, अगर एक्शन जैसे आपने ट्रिगर ऑन किया तुरंत बुलेट इधर गई तो एक्शन हुआ
ठीक है, और इस तुरंत पीछे को एक रिएक्शन आपके पास फोर्स लगेगा, ठीक है, आपने देखा भी होगा, झटका सा लगेगा पीछे को, फटाक ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मान सकते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, सिंपल। ओके, टू वॉक, जब हम वॉक करते हैं भाई लॉग, तो वॉकिंग में क्या होता है, ठीक है, वॉकिंग में क्या होगा सर, ऐसे समझो, चुन्नू लाल जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो पता है क्या होगा, जब ये आगे जाएगा, जब ये आगे जा रहा होगा, इसको जो पैर है, ये पैर, ठीक है, तो ये पुश करते हैं पीछे को, तो एक्शन मिलेगा पीछे, तो उसकी वजह से इसको रिएक्शन मिलेगा आगे को, ठीक है, रिएक्शन जो मिलेगा वो आगे को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप पुश कर रहे हो पीछे को, तो रिएक्शन मिलेगा आपको आगे को, ठीक है, ऐसे आप समझना, तभी तो हम चल पा रहे हैं यार, ठीक है, देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन, सो द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, ये चलते हुए आपको देख सकते हो। रॉकेट यार हम सबको पता है, ठीक है, कैसे सर, अगर हम इसको मान ले कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रॉकेट है सपोज करो, और इसमें से जो गैसेज हैं, वो गैसेज जो होती है वो बाहर निकलती है, तो देयर इज ए एक्शन, और उसका रिएक्शन मिलता है रॉकेट को, ये ऊपर को जाता है, देयर इज ए रिएक्शन, ठीक है, तो गैसेज जो आउट होती है यहाँ पे वो एक्शन का काम करेंगे, यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलेगी वैसे इसको पुश मिलेगा ऊपर को, तो वो रिएक्शन का काम करेगा, दिस इज फॉर रॉकेट। तो ये बेसिक से एप्लीकेशंस आपको बस याद होने चाहिए, जब हम कंसेप्ट पे आएंगे तो इनके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई भी करेंगे, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सीखना है द कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, जिससे हर टाइप का न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व कर सके, क्योंकि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हमारे दिमाग में एंटर कर चुका है, ये सारी एक्सप्लेनेशन, सारी डिस्कशन हमने बढ़िया से कर लिया बॉस, कवर इसको कर लिया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूं, व्हाट इज दैट सर, यहाँ पे मैं बताने वाला हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो क्या होती है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं बॉस फ्री बॉडी डायग्राम की, बस वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी इस चैप्टर को फिनिशिंग करने के लिए मस्त तरीके से, ओके ओके। सो एक छोटी सी प्यारी सी कंडीशन है, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर मजा आने वाला है आगे के कंसेप्ट सीखने के लिए, ओके। व्हाट इज दैट, वैसे मैं इसके बारे में लिटिल बिट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी इसको एक्सप्लेन करना यहाँ पे जरूरी है। उसने बोला द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, देखो भाई इक्विलिब्रियम का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है जब किसी पार्टिकल पर सिस्टम पे एक्ट करने वाले नेट फोर्स का अलजेब्रिक सम जीरो हो जाए। मतलब सर इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है और मूविंग, यू कैन से मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा होगा, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द पार्टिकल। और अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको याद हो, अगर सिस्टम रेस्ट पे है या मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ, इट मींस दैट उस पर्टिकुलर सिस्टम पर जैसे कोई बॉडी है, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं F3 F4, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, तो इस पे एक्ट करने वाले नेट फोर्स का जो अलजेब्रिक सम होगा बॉस, that must be equal to 0, है ना। मतलब सिस्टम सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन द टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, उनका जो नेट सम होने वाला है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये फोर्सेस एक्स एक्सिस पे भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं, जेड एक्सिस पे भी हो सकते हैं, बट ये याद रखना है इनका नेट अलजेब्रिक सम होगा 0। कैसे सर, मतलब कैसे, अगर फोर्सेस देखो भाई 3 एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अगर बहुत सारे फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट कर रहे हैं, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, तो टोटल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस आप निकाल सकते हो उनका अलजेब्रिक सम, ठीक है, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। टोटल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस का अलजेब्रिक सम दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सबको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 0 के इक्वल पुट करना है, इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करेगा, रेस्ट कंडीशन यूज करेगा, तो समझ जाना यही करना होता है। अगर जेड एक्सिस पे भी बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उनका नेट अलजेब्रिक सम यू कैन पुट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो एक पॉइंट पे एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है F1, एक पॉइंट यहाँ पे एक्ट कर रहा है F2, F1 की डायरेक्शन इधर है, F2 की डायरेक्शन इधर है, ये पॉइंट A है, तो A पॉइंट पे नेट फोर्स आप नेट निकाल के 0 कर सकते हो, मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0 आप ऐसे कर सकते हो। या उस पॉइंट पर A पॉइंट पे एक फोर्स इधर को एक्ट कर रहा है, ऐसे समझ लो, एक फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, F1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो भी नेट फोर्स A पॉइंट पे आप 0 कर सकते हो। अगर उसको रेस्ट पे रखना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो आपने बस करना क्या है, सबको ऐड करो अलजेब्रिकली, मैं बताऊंगा क्या मीनिंग होता है, अलजेब्रिकली इक्वल टू 0 कर दो। अलजेब्रिकली मतलब विद प्रॉपर साइन, जो प्लस डायरेक्शन में होगा उसको प्लस लेना है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे सर, यहाँ लिखेंगे हम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसे आप
आप लिख सकते हो। और क्या कर सकते हैं सर, अगर उसी पॉइंट ए पर एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है F1 वेक्टर, ठीक है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है F2 वेक्टर, ठीक है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है F3 वेक्टर, या बहुत सारे फोर्सेज और भी एक्ट कर रहे हैं तो भी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप निकालेंगे पहला फोर्स अकॉर्डिंग टू दियर डायरेक्शन, दूसरा फोर्स प्लस तीसरा फोर्स, नेट अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंपल। बस जो हमने वेक्टर में पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ, कंपोनेंट रेजोल्यूशन मेथड, वो अप्लाई कर देंगे, उड़ा डालेंगे। सिंपल मीनिंग है इक्विलिब्रियम का नेट फोर्स जो एक्ट कर रहे होंगे उस पार्टिकल पे, उनका टोटल अलजेब्रिक सम हमने इक्वल टू 0 करना है, बात खत्म। नेट सम 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा यार, है ना। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, उस पर बहुत सारे फोर्सेज लगते हुए हमें दिख रहे हैं लेकिन वो मूव ही नहीं कर रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में, ऐसे समझो बस, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक से आज की जानकारी रिगार्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना ऑसम, आज का ऑसम कॉन्सेप्ट जो जरूरी है, जो बैकबोन माना जाता है हमारे फिजिक्स का, दैट इज, व्हाट इज दैट, बोल दो अब तो यार, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट। ओके गाइस, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यार अपने मेन कंसेप्ट की तरफ, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और कौन कौन से फोर्स है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको एक जल्दी से लिख के और उसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम कैसे बनाना है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये हम इजिली सीख सकते हैं। लेट्स से, तो यार देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सबसे मेन फोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। एफबीडी को ड्रॉ करने से पहले उनका नाम एक बार देख लेते हैं कि वो है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होगा दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेट यूज होगा बॉडी का, ठीक है सर। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका यूज होगा। 1 बाय 1 सबको देखेंगे, डोंट वरी, क्योंकि इनके बिना तो बनेगा ही नहीं ना, है ना। तो जो एफबीडी हमारा फेवर डायग्राम है वो तो इन्हीं का यूज करके बनाना होता है, हमें इनका रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक तरीके से। फेवर डायग्राम इज व्हाट, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना, वो ही उसको ही बोलते हैं हम, ठीक है। तीसरा क्या होगा सर, टेंशन, ठीक है, टेंशन किसमें, इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जब भी बात करेंगे उसमें जो टेंशन क्रिएट होता है दैट इज द टाइप ऑफ फोर्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा सर, स्प्रिंग फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, बस इनके बारे में ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं और इन्हीं का हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ दैट इज द वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द स्प्रिंग फोर्स, है ना। एंड किस तरीके से इनके बेस्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एफबीडी सीखेंगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे ना, ठीक है। तो यार मैं बार बार बकवास किए जा रहा हूँ कि व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, तो जल्दी से देख लेते हैं और फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें अप्लाई करना सीख लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी ऑन। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करूंगा अबाउट द वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो भाई लोग, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, दिस इज एफबीडी, बहुत बार आपने इसका नाम सुना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज फ्री, जैसे कि इसके नाम में ही है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, इसके नाम में यानी बॉडी को फ्री करना है। सर मतलब कैसे, हम यहाँ पे अभी अभी बातें कर रहे थे, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो वो दो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं, तो उन पर्टिकुलर बॉडीज पे कितने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन बॉडी को एक दूसरे से सेपरेट करना है और उन पे एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, इसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यानी यू कैन से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ ऑल, ठीक है, फोर्सेस। In short, just you just remember it, forces acting okay on a body, ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करना है अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहे हैं, ये सब समथिंग इस तरीके से आपने समझना है। तो एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है कि भाई किसी पर्टिकुलर बॉडी में कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू दियर रेस्पेक्टिव जो डायरेक्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंग हमने उनको रिप्रेजेंट कर देना है और उसके बाद स्टडी कर लेनी है, ठीक है, कैसे 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 होले होले आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सीखना है, ये हो गया इसका मीनिंग जस्ट कि हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सीखना है अबाउट वेट, ठीक है बॉस, अबाउट वेट ऑफ बॉडी, बॉडी के वेट का मतलब क्या है, ठीक है, वेट ऑफ किसी भी बॉडी के वेट का मीनिंग क्या है, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको बताया दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बॉडी,
उसको पुल करती है वो, ठीक है, उसको पुल करती है। यानी वेट का मतलब होता है, किसी भी बॉडी के वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ठीक है, फोर्स यू कैन राइट, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तरीके से जो अर्थ अप्लाई करेगी बॉडी पर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ यू कैन से ऑन बॉडी। तो बस ये ध्यान रखेंगे आप। तो उसको वेट बोला गया है, ठीक है, सिंपल उसको वेट बोला गया है, उस बॉडी का वेट बोला गया है कि अर्थ कितने फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल्स करती है, ठीक है, उसी को बोला गया वेट ऑफ द बॉडी। सर कैसे, मतलब क्या चल रहा है ये, होले होले देखते जाओ। लेट्स सी गाइस, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और हमें पता है ये हमारी अर्थ है, इसका ये रेडियस है और ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। और एक बॉडी इससे अर्थ के सरफेस के पास आप देख सकते हो इसका मास m मान लो, अर्थ का मास कुछ कैपिटल M मान लो। तो पता है वो क्या बोल रहा है कि अर्थ उस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करती है ना, अपने सेंटर की तरफ उसको पुल करती है, खींचती है अपने सेंटर की तरफ, तो ये जो उसका फोर्स होगा यानी F इक्वल टू इसका वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी को हम वेट कह देते हैं या इसी को ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हो अर्थ का ऑन अ बॉडी। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है उसी को वेट ऑफ द बॉडी माना गया है। अब आपको यही समझना है कि इसको आप अप्लाई कैसे करोगे। पहले समझ लो ये है क्या, अभी मैं इंडिविजुअली आपको बता रहा हूं ये है क्या, ठीक है, ये है क्या। ओके सर, ये हमने देख लिया कि भाई ये कैसे है। और आपको बताया न्यूटन थर्ड लॉ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर अर्थ ने इसको खींचने के लिए एक्शन किया है तो ये बॉडी भी इसको अपने सेंटर की तरफ अपने टुवर्ड्स इट्स ऑन सेंटर इसको ये अट्रैक्ट करेगी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बोले। क्योंकि हमेशा जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती है, हमने इनको सेपरेट कर रखा है, दो बॉडी जब इंटरेक्ट करती है तो उनके बीच में दो फोर्स होते हैं, एक्शन एंड पेयर्स में क्रिएट होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। फिलहाल आप इस पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज द वेट, तो फिर समझ में आने लगेगा जब हम एबिलिटी ड्रॉ करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सिचुएशन में। ओके, अब आते हैं नॉर्मल रिएक्शन। कम ऑन गाइस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब इसके बारे में बात करेंगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन है ये, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन एक तरीके का फोर्स है। सर ये कब क्रिएट होगा, ध्यान से समझो। अभी अभी हमने डिस्कशन करा था जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई। जैसे ये पेन मेरे हाथ पे रखा है तो मेरे हाथ मतलब उसका सरफेस और इसका सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेनेवर अ बॉडी, सपोज करो ये एक सरफेस है और उसके ऊपर आपने एक डब्बा भी रख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, तो ये जो बॉडी है और ये वाली जो बॉडी है इसको बॉडी 1 मान लो, दिस इज बॉडी A एंड दिस इज समथिंग बॉडी B, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स होता है, जैसे कि इसके नाम में ही है कि ये बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ये इस पे अप्लाई करेगी, ये इस पे अप्लाई करेगी, है ना। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये इस पे जो फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई करेगी, ये इस पे जो फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई करेगी, उसको नाम दिया जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। जब भी कभी एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया ना, इसके सहारे ऐसे खड़ा हो गया, लो, ठीक है, दिख रहा है, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि मैं इसके कांटेक्ट में हूं, तो इसने मेरे ऊपर जो फोर्स लगाया, मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, और वो नॉर्मली होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। सर कैसे, तभी तो बैलेंस होगा सिस्टम। देखो, अगर मैं ऐसे करूं, इस सरफेस को एज इट इज ऐसे कर दूं, ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। इस बॉडी को सेपरेट कर दूं, अभी मैं एफबीडी बना नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं, ठीक है, सेपरेट कर दूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है जब ये बॉडी इसके ऊपर रखी थी तो इसने इस पे जो फोर्स लगाया है ये, ठीक है, और ये जो फोर्स है जो भी लगाया होगा, ये इसके सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एक ऐसा फोर्स जो ये बॉडी इसके ऊपर रखे जाने के बाद इस पे अप्लाई करती है। जैसे हम बेंच पे बैठ जाते हैं तो हम अप्लाई कर रहे हैं बेंच पे, तो सिमिलरली बेंच भी हमें रिएक्शन दे देगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, इस वाले के ऊपर, यानी ये बेंच इसके ऊपर अप्लाई करेगी। अगर इसमें थोड़ा सा ऊपर और शिफ्ट करूंगा, ठीक है, तो यही फोर्स इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, और ये दोनों सरफेस पे 90 डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री पे। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है जो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, इसने इस पे अप्लाई किया ये बोलो, या इसने इस पे अप्लाई किया ये बोलो, फोर्स तो सेम ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, पर उनका जो नेचर ऑफ एक्टिंग है ना वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए इसका नाम रखा गया है नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर हुआ होगा बॉस,
है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एक ऐसा फोर्स जो दो बॉडी के कांटेक्ट की वजह से वो एक दूसरे पे अप्लाई करती है परपेंडिकुलरली, दोनों के सरफेस पे 90 डिग्री पे, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अब हम एफबीडी बनाएंगे, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अब सीखेंगे चीजों को कि कैसे अप्लाई करना है। बेसिक मैंने आपको बता दिया, जितनी भी चीजें मैं पहले आपको बताऊंगा, पहले इसकी एग्जांपल्स, उसके बाद इस पे चलेंगे, फिर इस पे चलेंगे। और एक बार ये सारी सिचुएशंस आपकी क्लियर हो गई ना भाई, मजा आ जाएगा। जब हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट हमारे इंडिविजुअल क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद जब इनका एप्लीकेशन करें तो भाई हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर फंसेंगे ही नहीं ना, है ना, फिर फंसेंगे ही नहीं। तो एबीसीडी हमने पहले सीख लिया, 1 2 3 हमने पहले सीख लिया, मल्टीप्लाई करना, फिर लेटर्स बनाना एबीसीडी से, वो फिर इजी हो जाएगा क्योंकि बेसिक नॉलेज हमें हो चुकी है, समझ गए। ओके, लेट्स सी, अब 1 बाय 1 चलते हैं। हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। ओके, तो ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसको अकॉर्डिंगली एफबीडी का मीनिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझियो। अब देखो यहाँ पे दो चीजों का इंटरेक्शन हो रहा है। ये जो ब्लॉक है इसको बॉडी आप 1 मान लो, और जो ग्राउंड है जिसपे रखा हुआ है उसको बॉडी 2 मान लो एक तरीके से, ठीक है। अब ग्राउंड तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो यार उसने बोला ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक, समझ गए आप, एंड ग्राउंड, ठीक है। आप बहुत ध्यान से समझो, बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा हूं मैं, और एक बार आपके दिमाग में एंटर कर गया तो मजा आ जाएगा, मचा के रख देंगे, ठीक है। चलो भाई, सही है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी, सॉरी दिस इज बीडी, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले उसने बोला ब्लॉक का बनाओ पहले, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है जिसका पूछा है उसको पकड़ो और उसको फ्री करो, मतलब सेपरेट करो, है ना। मैं लिखा नहीं रहा हूं, बस बोल रहा हूं, आपने पॉइंट पे ध्यान देना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब जिसका पूछा है उसको दूसरी बॉडी से अलग करो, सेपरेट करो, फ्री करो। फ्री का मतलब यही होता है, फ्री करो। कैसे सर, देखो, मान लीजिए ये है ग्राउंड, तो बॉडी को आपने उठाया, जैसे मेरे हाथ पे डस्टर है, ठीक है, डस्टर है, डस्टर मेरे हाथ पे रखा है, मुझे इसको इससे फ्री करना है। तो जब मैं इसको फ्री करूंगा तो इसको उठाऊंगा तो सेपरेट करूंगा, फिर एनालिसिस करूंगा कि इस ब्लॉक पर हाउ मैनी नंबर ऑफ फोर्सेज नाउ एक्टिंग, इस पे टोटल कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर बॉस, जा रहा है ना दिमाग तक। ओके, सो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट नाउ सी। तो ये मैंने क्या किया बॉस, ये ग्राउंड, तो देखो ग्राउंड को तो मैं हटा नहीं सकता यार, है ना, ग्राउंड तो वहीं रहेगा, ठीक है। ये ग्राउंड एज इट इज है, ठीक है सर, पर चूंकि मैंने ग्राउंड के ऊपर रखा था डब्बा, डब्बा मींस ब्लॉक, और इसको मैंने कर दिया सेपरेट। लेट्स सी हियर, ये सेपरेट क्यों करते हैं सर, अभी तो बताया, सेपरेट इसलिए करते हैं जिसपे उस पर्टिकुलर बॉडी की इंडिविजुअली एनालिसिस की जा सके कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, इसलिए करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, अब एनालिसिस करो। जब मैंने इस बॉडी को अलग कर दिया तो मैं देखूंगा इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं इंडिविजुअली। तो याद करो, एक फोर्स तो हमेशा होगा अर्थ का, अर्थ हमेशा चाहेगी इसको नीचे खींचने, मतलब इसका खुद का वेट सेंटर से डाउन, यानी इसका वेट काम कर रहा होगा, दैट इज mg। इसका एफबीडी बना रहा हूं मैं, समझ गए आप। अब हाँ सर, ये बात तो सही है, इसका खुद का वेट डाउन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ये वेट कहां से आया, अर्थ ने अप्लाई किया फोर्स, तो दिस इज द फोर्स बाय अप्लाइड बाय अर्थ, ठीक है, यू कैन से बाय अर्थ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, ऐसे भी। सर और क्या फोर्स होगा इसके ऊपर, याद करो, इनको सेपरेट करने से पहले दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है कि नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो इस पे भी और इस ग्राउंड के ऊपर भी, चूंकि हम इसका बना रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, है ना, चूंकि इसने ये जो फोर्स है इसकी बात आप करो, जब ये इसके कांटेक्ट में था, जो अर्थ है वो इसको ऊपर को एक फोर्स अप्लाई करेगी, यानी इस पे ऊपर को एक फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेगा जो ग्राउंड देगा, दिस इज एन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस। हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री पे एक्ट करता है, और इसके सरफेस पे भी और इसके भी। तो इसके ऊपर दो फोर्स आपको नजर आ रहे हैं फिलहाल, केवल एंड केवल दो फोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। मतलब आप ऐसे भी बना सकते हो, अब इसको देखो, ठीक है, इसके सेंटर पे वेट नीचे है, ठीक है सर, और नॉर्मल रिएक्शन इसी लाइन पे ऊपर को है, बिल्कुल। नॉर्मल रिएक्शन किसने अप्लाई करा, जिसके ऊपर वो रखा था, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दो बॉडी जब एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होती है तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इस पे भी इस पे भी, एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिल्कुल। अब ये देखो आप, क्या इसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है, इधर से इधर से इधर से, ना, कुछ भी नहीं लग रहा है,
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बस दो ही फोर्स थे, एक नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू कांटेक्ट और एक इट्स ओन वेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, अर्थ का जो उस पे फोर्स लग रहा है। तो आप देख सकते हो इस ब्लॉक पे केवल एंड केवल दो ही फोर्स है। अब इनका मीनिंग क्या है वो भी समझाऊंगा। अब अगर हम ग्राउंड की एनालिसिस करें दोस्तों, तो ग्राउंड चूंकि इस बॉडी के कॉन्टेक्ट में है, ग्राउंड पे और कोई फोर्स नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन ही लगेगा बस। अगर ग्राउंड की बात करें, ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रहा है इसके लिए डाउन हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली इसके लिए डाउन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये डब्बा इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये ऊपर को फोर्स अप्लाई करेगा। अब अगर मैं यहां लिखूं फॉर ब्लॉक, ठीक है, एफबीडी बना दिया हमने। क्या बना, देखो क्या बना एफबीडी। एक तो इसका वेट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन गया ऊपर को और इसका वेट आया नीचे को, ठीक है, यही बना ना एफबीडी, ठीक है। फिर आपने चेक किया यार सर इस पे नेट फोर्स कितने एक्ट कर रहे हैं, ये भी सीखा था हमने, है ना। नेट फोर्स निकाल लेते हैं, फिर ये देखना है कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो पता सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं आपको। बॉडी के सेंटर को ओरिजिन मानो, एक एक्स एक्सिस खींच दो, ड्रॉ कर दो, और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो। अब देखो वो जो फोर्सेज है वो एक्स पे एक्ट कर रहे हैं या वाई पे, या एक्स और वाई के बीच में। तो आपने देखा यार सर वेट भी वाई पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन अप एक्ट कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो यहां पर केवल एंड केवल फोर्स कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, एक्स पे एक भी फोर्स नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करेंगे सर, नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स निकालेंगे, फाइंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक। भाई ये हमारी हेल्प किसने की, एफबीडी ने। एफबीडी ने हमें क्या अप्रोच दिया कि सारे फोर्सेस को पहले रिप्रेजेंट कर दो बॉडी पर, फिर नेट फोर्स निकाल लो, ये चेक करके वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स पे या वाई पे या जेड पे। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। तो देखो भाई नेट फोर्स निकालो, हम निकालेंगे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। और याद करो मैंने आपको बताया था नेट फोर्स मींस टोटल अलजेब्रिक सम निकालना होता है। सम का मतलब उसके अलजेब्रिक साइन के साथ आपने यूज करना है। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते थे, एक फोर्स अप लग रहा है, देखो भाई अप लग रहा है और ऊपर है पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, तो इसको ले ले पॉजिटिव आ गया सर। फिर प्लस एक फोर्स डाउन लग रहा है वेट, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, ऐड करते जाना है अलजेब्रिकली। और चूंकि ये डब्बा ये नेट फोर्स आ गया, अगर आपसे कोई पूछे नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस, तो ये आ गया नेट फोर्स आ गया n माइनस mg। अगर आपसे कोई पूछे नेट फोर्स, है ना, कोई पूछे अगर, लेकिन अगर पूछे इक्वेशन बनाओ, तो देखो ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा है। अगर आप इसकी सिचुएशन ध्यान से देखो, ये रेस्ट पे रखा है, जैसे डस्टर है मेरे हाथ पे ही रखा गया रहेगा जब तक मैं इसको नहीं हटाऊंगा, रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट का मतलब इस पे एक्ट करने वाले सारे नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, है ना। आप लिख सकते हो बिकॉज ब्लॉक, ठीक है, इज एट रेस्ट। सिचुएशन देख के आप लिख सकते हो बिकॉज ब्लॉक इज एट रेस्ट, सो वी कैन राइट इस पे एक्ट करने वाले नेट फोर्स जीरो होने चाहिए। और अगर आपने नेट फोर्स जीरो कर दिया तो आप देखो n माइनस एम जी, और यहां से n इक्वल टू आ गया एम जी। भाई यही तो है सिग्निफिकेंस। कोई बॉडी कहीं पे रखी है और वो रेस्ट पे है, इसका मतलब वो नहीं नीचे जा रही है, नहीं ऊपर जा रही है, मतलब इसका वेट जो डाउन है इस पे रोल डायरेक्शन जो अप है वो इक्वल होने चाहिए, तभी तो बैलेंसिंग होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, तभी तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, समझिए। लेकिन अगर मैं अपना हाथ हटा दूं, अगर मैं अपना हाथ हटा दूं, यहां से हाथ हटाऊंगा ना अगर मैं, तो ये तुरंत नीचे गिरेगी, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। अगर मैं यहां से अपना हाथ हटाऊंगा तो तुरंत नीचे गिर जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तुरंत नीचे गिरेगी। अगर मैं हाथ हटाऊंगा तो तुरंत, क्योंकि इसको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं मिलेगा, तो ये तुरंत नीचे जाएगी ऐसे। तो जैसे मैं इसको हाथ को हटाऊंगा नीचे जा रही होगी, लेकिन दूसरा हाथ नीचे आ गया तो ये उस पे जाके टिक जाएगी, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, इसके वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स मिल गया। दैट्स व्हाई वी कैन से इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट इट मींस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। बन गया ना, मतलब नॉर्मल रिएक्शन और उसका वेट शुड बी इक्वल, सिंपल। This is the situation, this is how you can apply the concept। और टोटल फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, सब कुछ हमने यहाँ पे सीखना है, ठीक है। एक बार नेट फोर्स आ गया चंदी मेरे, जैसे आपने यहाँ से निकाला था नेट फोर्स, तो अगर एक्सेलरेशन निकालना पड़े बॉडी मूवमेंट में है तो नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। तो आप बाद में अगर आपने एक्सेलरेशन निकालना है, यानी टू फाइंड
एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन, नेट फोर्स जो भी निकाला है आपने जिस भी एक्सिस पे उसको इक्वल कर देंगे ma के। जैसे आपने अगर ये चल रहा होता तो इसको उठाना था, यहाँ पटकना था, एक्सेलरेशन आ जाना था। ये तरीका है, ठीक है, ये तरीका है। तो एग्जाम्पल मैं लूंगा, अभी एग्जाम्पल लिया, धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे यहाँ पे, और आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरीके से यूज होना है, यस यस यस, इसी तरीके के यूज होना है बॉस। बस आप देखते रहे, जमे रहे, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को आप सीखते रहे। एक और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। ओके सो एक एग्जांपल और लेते हैं। एज यूजुअल आप देख सकते हो, जैसे कि बहुत ये वाली कैटेगरी हमेशा आपने देखी होगी, यूज करते हैं हम, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए कैटेगरी कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक के ऊपर दूसरा डब्बा रख दिया है, ठीक है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया है, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसे समझो जैसे ये बुक मेरे पास है, एक बुक मेरे हाथ पे रखी हो, मेरे हाथ को ग्राउंड सरफेस मान लो, ये बुक रखी मैंने, बिल्कुल रखी, मेरे हाथ ने इसको रोक लिया बॉस। फिर ये दूसरी बुक है, इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, रख दिया सर, बिल्कुल रख दिया। ओके, तो ये दो हो गए जो मेरे हाथ पे अपना टोटल वेट डाल रहे हैं। तो उसने बोला है ड्रॉ द फ्लूइड डायग्राम ऑफ दिस वन, इसको सेपरेट इससे करना है, एंड ऑल्सो ड्रॉ द फ्लूइड डायग्राम ऑफ दिस वन, इसको इससे भी सेपरेट करना है, क्योंकि ये नीचे वाली मेरे हाथ के भी कॉन्टेक्ट में है और इस वाली के भी कॉन्टेक्ट में है। समझ रहे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड डायग्राम, इस पे कितने फोर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, इस पे कितने फोर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, बस ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। और यही है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग। लेट्स सी, तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फॉर ब्लॉक ए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए दिस वन। ओके, आजा भाई, इसको यहां से सेपरेट करो। तो जब इससे सेपरेट करोगे तो पता है कैसे दिखेगा, देखो सेपरेट करने का मीनिंग क्या हुआ सर, ऐसे समझो, ठीक है, यहीं से ये तो रहेगा एज इट इज, ठीक है, ये जो बी ब्लॉक था, ये ऊपर वाला ए था ना, और इसको इससे आपने सेपरेट कर दिया, बहुत ध्यान से समझना, ए को ऊपर लिख दिया, देखो, ठीक है। तो ए को सेपरेट कर दिया इससे, चूंकि ए केवल इसके ऊपर रखा हुआ है, ये जो ए है ये बी के ऊपर रखा है केवल। तो हमने देखा ए के सेंटर पे एक तो ग्रेविटेशनल पुल यानी इसका वेट होगा डाउनवर्ड, और इसके वेट को आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए, मतलब डब्ल्यू ए, ठीक है, दैट इज mg, है ना। और चूंकि ये इसके ऊपर रखा है तो इसका कांटेक्ट बी के साथ है, और बी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा पक्का, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो बी ने अप्लाई किया, क्योंकि ये बी के ऊपर रखा है। और जब भी कांटेक्ट फोर्स की बात होती है तो नॉर्मल रिएक्शन तो दोनों बॉडी पे जाता है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस पे एक्ट करेगा, इसकी बात करेंगे तो इस पे एक्ट कर जाएगा। अब ये सोच के बताओ, क्या इस डब्बे पर, क्या इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स लग रहा है, लेफ्ट राइट अप डाउन, कुछ भी नहीं है, केवल दो ही फोर्स है, एक इसका खुद का वेट एंड दिस इज द नॉर्मल एक्शन विच इज गिवन बाय द बॉडी जिस पे वो रखा है, बी पर, है ना, बी पे रखा है, ठीक है, हो गया इसका बीडी। बस अब इसको यहां पे निकाल लो। मैंने देखा इसका वेट है डाउन, ठीक है, वेट को हम लिख सकते हैं MAG, नॉर्मल एक्शन सेंटर से ही पास करा दो ऊपर को, ठीक है, ये है नॉर्मल एक्शन विच इज गिवन बाय, ये लिख सकते हो आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, गिवन बाय ब्लॉक बी, ठीक है भाई, बी ने दिया इसके ऊपर, इसके अलावा इस पे कोई फोर्स नहीं है। तो सर नेट फोर्स कितने हुए, तो ए पे नेट फोर्स हुए, ये है अप डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, NB माइनस ये है डाउन यानी MA इंटू जी, ये नेट फोर्स हुआ। और चूंकि नहीं चल रहा है तो ये फोर्स इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, वो आप खुद भी कर लेंगे अब, ठीक है। मेरा काम है अब तक कंसेप्ट की डिलीवरी करना बेहतरीन तरीके से। अब आप FBD बनाएंगे दोस्तों, देखो अब आप FBD बनाएंगे इसका, ठीक है, तो आप बनाएंगे FBD ऑफ ब्लॉक बी ब्लॉक का FBD बनाते हैं। कम ऑन, होले होले से हवा चलती है ना, होले होले से सीखना है सब कुछ, ठीक है, धीरे धीरे, जल्दी चक्कर में सीखी गई चीज जल्दी भूल जाते हैं, धीरे धीरे सीखनी है। ओके, तो व्हाट इज दैट सर, देखो ये तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ऊपर उठा दो उसको, तो ग्राउंड तो यही रहेगा एज इट इज, ग्राउंड से ऊपर उठाया मैंने, देखना ग्राउंड से ऊपर उठाया किसको, बी को। फिर मैंने देखा कि ये जो ब्लॉक बी है ना, वापस आ जाओ इधर, इसलिए मैं सारा सिस्टम में लेके चल रहा हूं जिससे आपके फंडे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। ये जो ब्लॉक है ना, ये नीचे ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ये ग्राउंड सरफेस है आपका, ओ यस, और ऊपर इसके ऊपर ए रखा है तो ये ए के भी कांटेक्ट में है, आहा, तो कांटेक्ट की वजह से दो नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, ग्राउंड दे देगा और एक उसके जो ऊपर रखा है वो भी तो दे देगा, कांटेक्ट की वजह से रिएक्शन तो हमेशा आएगा, ठीक है। तो ग्राउंड का जाएगा यहाँ नीचे, दिस इज गिवन बाय ग्राउंड, जी लिख दिया मैंने, और इसके ऊपर ए रखा है तो ए का नीचे को आ जाएगा, क्योंकि ए को इसने नीचे से ऊपर दिया था, तो ये आ जाएगा ए का जो उसने उसको दिया था, ठीक है, ए का रिएक्शन इसके ऊपर, और अर्थ इसको नीचे को ही खींचेगी एज इट इज, तो इसका जो अर्थ का जो फोर्स होगा यानी इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड रहेगा, तो ये बनेगा नेट फोर्स। चेक कर लो बस इस पे, देखो अगर मैं इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं,
ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन अप, इसका वेट डाउन MBG, और नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय A दैट इज डाउनवर्ड ऑब्वियसली। अब इसमें नेट फोर्स कितने हैं, वाई एक्सिस पे है सारे फोर्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, इसको आपने मान लिया वाई एक्सिस, ठीक है। तो नेट फोर्स वाई एक्सिस पे जो अप है पॉजिटिव, जो डाउन है नेगेटिव, सबको ऐड कर दो साइन के साथ। तो ऊपर है NG, नीचे है -N हो जाएगा, ये -MBG। दिस इज द नेट फोर्स बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक इज नॉट इन मूविंग कंडीशन, सो वी कैन राइट दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप यहां से देख सकते हो, और ग्राउंड का जो टोटल फोर्स है वो इसके इक्वल आ गया है, NA और प्लस MBG के इक्वल आ गया है। और NA किसके इक्वल था, यहां से अगर इसको मैं 0 करूं, क्योंकि ये भी तो नहीं मूव कर रहा है, तो यार आप क्लियरली यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन B ने इसको दी थी वही सेम A इसको दे देगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप देख लो, ये जो NB थी, ये वाली NB, और इसी ने वापस इसको दे दी, तो NA मतलब NA का मतलब है जो A ने दी, तो A कौन सी देगा, जो B ने दी थी इसको, तो NB इसके इक्वल ही तो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये NB यहाँ से आप निकाल लोगे, NB माइनस MA इंटू G, तो NB आपके पास आ जाएगा अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे दिस वन, क्योंकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है ना भाई, तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके वेट को बैलेंस कर रही होगी, इक्वल एंड अपोजिट कम ऑन। तो यहां से उठा के आप यहाँ पे पटक सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो NG है, NA आप निकाल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे जो NA है वही NB है, जो A ने B पे अप्लाई किया वही B ने A पे जो अप्लाई किया था वही तो है। तो यहां से NG अगर नेट निकालना चाहते हो तो ये आ गया MAG प्लस MBG। तो आप देख सकते हो ग्राउंड जो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेगी, जो नीचे रखा हुआ है B ब्लॉक के ऊपर, वो किसको बैलेंस कर रही है, इसके ऊपर जितनी भी बॉडीज रखी हैं, धीरे धीरे समझना, इसके वेट को भी बैलेंस कर रही है, इसके वेट को भी बैलेंस कर रही है। मतलब ग्राउंड पे अगर 1000 डब्बे रखे हैं तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन उन 1000 डब्बे के वेट के इक्वल होगा। जैसे यहाँ 2 है तो दोनों के वेट के इक्वल है। दिस इज द सिग्निफिकेंस, समझ रहे हो, दिस इज द सिग्निफिकेंस। क्लियर है। तो कैसे सर, कैसे मतलब कैसे, देखो देखो देखो, अगर मैंने एक ब्लॉक ये रखा, फिर दूसरा ये रखा, फिर तीसरा ये रखा, फिर चौथा एंड सो ऑन, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 है, तो जो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन जाएगा ना लास्ट वाले पे, वो इन सब के वेट के इक्वल होगा। बस इतना ध्यान रखो, M1G प्लस M2G प्लस M3G एंड सो ऑन, समझिए आप, ठीक है। और ऐसे ही बिल्डअप करो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए सर, यहाँ पे जो 4th 3rd के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो इसके ऊपर जितने भी डब्बे होंगे, यानी 4th ने जो अप्लाई किया वो इनके वेट के सम के इक्वल होगा। और जो 3rd वाला देखो, 3rd वाला, 3rd के ऊपर कितने रखे हैं, तो 3rd 2nd पे अप्लाई करेगा, तो इन जो इसके ऊपर डब्बे है बस उनके वेट के इक्वल करना है। दिस इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। कैसे सर, देखो B के ऊपर केवल एक था, इसलिए इसकी नॉर्मल रिएक्शन जो आई B वाली, वो इसके ऊपर कितने ब्लॉक रखे हैं उसी के वेट के इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने देखा A B के ऊपर रखा और B ग्राउंड, तो ग्राउंड का जो यहाँ निकल के आया वो दोनों के वेट के इक्वल है, बस वही तो है मेन। इसी को समझ जाना, फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और FBD का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम 2 फोर्स की कंसिडरेशन कर रहे हैं यहाँ, केवल नॉर्मल रिएक्शन एंड द वेट ऑफ द बॉडी, यही हम कर रहे हैं, ठीक है। ये तब है जब ऑल द ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सब हॉरिजॉन्टल पे रखे हैं, इंक्लाइंड पे नहीं है, ऐसे नहीं रखे इंक्लाइंड पे, ये इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये इंक्लाइंड है, ठीक है, ऐसे नहीं। अभी सिचुएशन हमने अंडरस्टैंड करी है। अभी हम क्या देख रहे हैं, जब ये सारे ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं, समझ में आ रही है बात, मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, किस किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। FBD बनाना है ना बॉस, तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे लेंगे, एक और नहीं, डिफरेंट टाइप के, जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी काफी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो एक और एग्जांपल हमने ले लिया और धीरे धीरे हम अपनी चीजों को, जैसे कि मैंने बोला, लेवल अप हमने करना है और हर तरीके की सिचुएशन को हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन की यही न्यूमेरिकल बन जाएंगे, एक्चुअली यही न्यूमेरिकल बनेंगे। अगर इसी सिस्टम में आपसे पूछ ले जाए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए या एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी, तो यही क्वेश्चन बन जाएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, फाइनल रिजल्ट फोर्स निकालने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं, देन वी कैन यूज द कांसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो क्या करना है सर, कैसे करना है, लेट्स सी। देखो अब यहाँ पे अगर आप इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो, 2 ब्लॉक है आपके पास, ब्लॉक ए एंड दी ब्लॉक बी, क्लियर है। बोथ द ब्लॉक्स आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर एट ग्राउंड, ठीक है। तो ये ग्राउंड है आपके पास, बिल्कुल सर। और आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, उसने बोला ड्रॉ FBD of both blocks,
दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। मतलब अभी कुछ ये नहीं करना है कि एक्सेलरेशन निकालो या कुछ पूछ नहीं रहा है, जस्ट एफबीडी बनाना है। मतलब इंडिविजुअल ब्लॉक पे कितने कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बस ये बनाना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर ब्लॉक ए, है ना, फॉर यू कैन राइट ब्लॉक ए। पहले हम बात करेंगे ब्लॉक ए की, ठीक है। इसको यहां से उठाना है। कैसे उठाना है सर? देखो भाई ध्यान से, ठीक है। ये एज इट इज रहने वाला है, ये एज इट इज है, ग्राउंड तो एज इट इज रहेगा ना। तो मैंने बोला जिस भी ब्लॉक का एफबीडी बनाना है उसको उस सरफेस से सेपरेट करो। अब ये वाला ब्लॉक इसके भी कांटेक्ट में है ग्राउंड के, और इधर इसके भी बिल्कुल कांटेक्ट में है, सेकंड वाला बिल्कुल उससे अटैच करके रखा हुआ है, ठीक है। दो कांटेक्ट है अब यहाँ पे, ये बहुत जरूरी बात हो गई अब। तो इसको दोनों से सेपरेट करो। तो मैंने पता है क्या करना है, ये एज इट इज रखूंगा, बी वाला मैं एज इट इज रखूंगा, बी ब्लॉक, और ए को इससे सेपरेट करूंगा और इससे ऊपर करूंगा। तो बी को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, दोनों से सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है, दोनों से सेपरेट। तो जब ये ग्राउंड के टच में था तो ग्राउंड भी इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर को, ठीक है, और इधर ये इसके टच में है तो ये इधर से फोर्स अप्लाई करेगा। ये है ब्लॉक ए। तो नाउ यू कैन सी अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं यहां पर, तो मैं लिखूंगा ब्लॉक ए पे एक्ट करने वाले फोर्स, नीचे से ग्राउंड की रिएक्शन, इधर से चूंकि ये इसके कांटेक्ट में है तो इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है, इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया होगा, लेट्स से एन ए या एन बी, बी ने अप्लाई किया ए पर, उसको आप एन बी लिख लो। तो इस चूंकि ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में, ये इस पे अप्लाई करे, ये या इस पे अप्लाई करे, दोनों सेम ही होंगे ना एक्शन रिएक्शन, वो तो टेंशन ही नहीं है। और इसका खुद का वेट डाउनवर्ड, उत्तरी, यस डाउनवर्ड। और क्या है सर, और कोई फोर्स है क्या इसके ऊपर? हाँ, इस बार इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, देख लो इधर से लेफ्ट से राइट, एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना है, जितने भी फोर्स है सब रिप्रेजेंट करने हैं, बस यही ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पे और कोई फोर्स है ही नहीं, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इस पे और कोई फोर्स है ही नहीं। तो आप देखो, अगर इस ब्लॉक को आप थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे, इस पे नेट फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, आप कितने एक्ट कर रहे हैं। देखो भाई, इस पे नेट फोर्स आ गए, ये है बॉडी ए, इसका सेंटर एक अप लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड, इसका खुद का वेट है डाउनवर्ड, ठीक है, और इधर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ, एंड दिस इज द रिएक्शन गिवन बाय द ब्लॉक बी, क्योंकि ये ब्लॉक बी के भी कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। इतने फोर्स है। अब आप ध्यान से देखो, इस पे एक्स एक्सिस पे फोर्स है, वाई एक्सिस पे फोर्स है, मजा नहीं आ गया? अब आपने क्या करना है, देखो, फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इस फोर्स की डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि इधर जो हम एक्स एक्सिस मानते हैं हमें पता है पॉजिटिव, ठीक है, और इधर मानते हैं नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते हैं और नीचे नेगेटिव, क्लियर है? ऐसे हमने अपने साइन कन्वेंशन बना लिया है। तो एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू दियर, यू जस्ट ऐड दैम अलजेब्रिकली, उनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड करो। ये जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दिस इज प्लस एफ, एंड ये इसके अपोजिट है, दिस इज माइनस एन बी, बस हो गया, एक्स एक्सिस पे फोर्स आ गया, ठीक है। और चूंकि ये चल नहीं रहा है तो उसको आप जीरो भी कर सकते हो, है ना, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएगा, बैलेंसिंग कंडीशन। अब आप निकाल लो वाई डायरेक्शन में, तो वो तो आपने अभी भी निकाला था, वाई डायरेक्शन में एन जी है और उसके अपोजिट है उसका वेट, ये वाई डायरेक्शन में आ गया, सिंपल। ये वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है तो इसको भी जीरो कर सकते हो, एन जी इसको वेट को बैलेंस कर लेगा, एक्सटर्नल फोर्स उसकी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा, दैट्स वाई ये दोनों स्टिल रहेंगे अगर ये रेस्ट पे है तो। चल रहे हैं तो भाई निकाल लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन यूज द कंसेप्ट, ओके। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। नाउ सिमिलरली यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेकंड ब्लॉक। व्हाट इज दैट? सी हियर, तो इसको सेपरेट करो। तो जब इसको आप सेपरेट करोगे, ध्यान से देखना, इसको आप सेपरेट करोगे तो ग्राउंड है, तो भाई इसको आप ग्राउंड से ऊपर उठा लो, उठा लिया सर, ठीक है, सेपरेट कर दो ना, तो ग्राउंड भी तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, यस, तो ग्राउंड की रिएक्शन आ गई, ठीक है, ये आ गई ग्राउंड की रिएक्शन। अब चूंकि ये इसके साथ कांटेक्ट में है और जब ये इसके साथ कांटेक्ट में तो इस पे फोर्स लगाया था एनबी, तो सेम एनबी इस पे एक्ट करेगा, सेम एनबी इस पे एक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन फोर्स तो सेम ही रहता है। मतलब आप इसको लिख सकते हो जो ए ने अप्लाई किया वो बी के इक्वल ही होगा, और इसका खुद का वेट है डाउनवर्ड, खुद का वेट है इसका डाउनवर्ड, इसके अलावा इस पे कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नली कुछ नहीं है, इधर से कुछ नहीं है, देख लो इधर से, इस पे एक्सटर्नल फोर्स ये था एफ, इसलिए हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ पॉइंट? तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ब्लॉक बी का एफबीडी,
देखो भाई, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का गया अप, है ना, वेट इसका खुद का गया डाउन, और इधर से रिएक्शन फोर्स जा रहा है जो बी वाला था, सेम वही वाला। अब देखो यहाँ पे इस पे कितने फोर्स है भाई, एक्स एक्सिस पे एक ही है केवल, वाई एक्सिस पे दो है, तो एक्स एक्सिस पे केवल है एन बी, और वाई एक्सिस पे है आपके पास ये ऊपर ये नीचे, तो एनर्जी माइनस वेट ऑफ द बॉडी। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन कैसे बनाने है, फोर्स को कैसे नेट फोर्स निकालना है, कैसे लिखना है, कैसे यूज करना है, धीरे धीरे होले होले जा रहा होगा दिमाग में, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल तुम्हारे वास्ते हैं, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए कि कंसेप्ट को किस तरीके से यूज करें। ओके गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं बेहतरीन, अब लेते हैं इंक्लाइंड सरफेस वाला, वेट और नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, धीरे धीरे चलेंगे ना, जिससे आपका फंडामेंटल कंसेप्ट हो जाए एकदम स्ट्रॉन्ग। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, कैसे वेट एक्ट कर रहा है, कैसे एबिडी बन रही है, कैसे इक्वेशन बन रही है, कैसे हम उसका सारी वैल्यूज राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना, धीरे धीरे होले होले। ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ले लिया एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, नॉट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट इज केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस। कैसे सर, मतलब कैसे, क्या बात कर रहे हो? जैसे सपोज करो ये बुक है, इस बुक को मैंने ऐसे ना रख के, हॉरिजॉन्टल ना रख के ऐसे रख दिया, और ये डस्टर इसके ऊपर अब ऐसे रख दूं, तो जब ये डस्टर इसके ऊपर रखूंगा तो ये नीचे को अपने आप आएगा, क्योंकि इंक्लाइंड है। अब ऐसे तो है नहीं, अब चलेगा भी नहीं, लेकिन ऐसे। तो अब इस पे कैसे फोर्स, कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यही तो सीखना है, ठीक है। देखो भाई, अब हमने इंक्लाइंड पे रखा है ना, व्हेन द ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे चूंकि इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना इधर से ना इधर से, कुछ भी नहीं है, तो हमें इसका एफबीडी बनाना है, तो एफ बी डी बनाना है। चलो भाई, मैंने क्या बोला था, किसका बनाना है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का बनाना है, इसका। तो इस ये जिस सरफेस पे रखा है, इस पे ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस है। तो इसको इससे सेपरेट करो, अलग करो, अलग कर दो। कैसे सर, देखो इसको इससे सेपरेट कर दो, देख लो, ये हटा दिया आपने, हटा दिया, इसको हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो एक चीज यहां पे ध्यान से देखना है आपने, इस तरीके से लिखूंगा मैं इसको, जिससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है इसके कांटेक्ट में है, तो भाई एक तो चीज है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स हमेशा इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी, मतलब इधर से कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा कि ये कांटेक्ट फोर्स जो ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा ब्लॉक के, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो वही होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो वही होता है, और वही नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर भी एक्ट करेगा। अब एक तो ये हो गया, ठीक है, इसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स इसके सेंटर से, अर्थ का जो पुल है, अर्थ की जो ग्रेविटी का जो फोर्स है, वो इसको नीचे को खींचेगा, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, डायरेक्ट डाउनवर्ड। तो यहां से इसका वेट डायरेक्ट डाउनवर्ड जाएगा ऐसे, ठीक है, ये वेट होगा इसका। क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना बॉस, ठीक है, देखते जाना बस, है ना। तो क्या करेंगे सर, देखो क्या करेंगे, तो आप ध्यान से अगर इस ब्लॉक की स्टडी करोगे तो ये ब्लॉक इस तरीके से नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि यार सर इसका जो वेट है ना वो डायरेक्ट डाउनवर्ड है। मैंने कहा हाँ, एम जी, और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो तो बिल्कुल अगर सेंटर से पास करा दूं, वो इसके साथ नॉर्मल का एंगल बना रहा है, मतलब 90 का एंगल, तो वो इधर जाएगा। यस, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, समथिंग लाइक दैट। ये नॉर्मल रिएक्शन में आगे से पास करा दूं सेंटर से, तो ऐसे ही तो दिखेगा। और नॉर्मल रिएक्शन का काम है इसके सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाना। तो इस केस में जब कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हो तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट के बीच में कुछ एंगल बन जाता है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे इससे पहले हो रहा था, इससे पहले हो रहा था, ऐसे देखो, ऐसे हो रहा था ना, इसका वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड था mg, और नॉर्मल रिएक्शन भी डायरेक्टली अपवर्ड था, ये एक दूसरे के अपोजिट थे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इधर और वेट डायरेक्ट नीचे, और इनके बीच में कुछ एंगल वही होगा जो इंक्लाइंड प्लेन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रहा है, थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही लेना है। बस ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये सिचुएशन, ये तो हो गया कि कितने वेट काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई, इतने वेट काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, सिंपल है लॉजिक, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें सर, अब ध्यान से समझना। मान लो दोस्तों, अगर मैं इसको मान लेता हूं यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है, तो पक्का ये जो एक्सिस होगी ये एक्स एक्सिस होगी। अब आप देखना ध्यान से, तो अब मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे 2D में, जिससे इक्वेशन आपको इजीली समझ में आ जाए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बॉस। ठीक है, वेट तो डायरेक्ट डाउनवर्ड है, तो इसके सेंटर से वेट तो डायरेक्ट है डाउनवर्ड। अब आप खुद ही सोच के देखो, इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर जा रहा है, इधर मतलब कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। और ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ये एंगल थीटा बन रहा है, मतलब ये भी थीटा ही होगा। यही तो है नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन, देखो थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दिस इज द सिचुएशन, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, दिस इज द सिचुएशन। अब आप बोलोगे यार सर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, ना तो वाई पे है ना एक्स पे है। याद करो मैंने वेक्टर में आपको सिखाया था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वेक्टर्स रिजोल्व करना है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। जब भी कोई फोर्स ऐसा हो, ना तो एक्स एक्सिस पे हो ना वाई एक्सिस पे हो, उसके कंपोनेंट बनाने हैं एक्स एक्सिस पे एज वेल एज वाई एक्सिस पे। कैसे बॉस, देखो बॉस, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आपको दिख रहा है, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, वाई, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एन cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बना रहा है उस पे cos कंपोनेंट, और इससे अब इधर आएगा एन sin थीटा। और अच्छे से देखो, ये सेंटर है बॉडी का यहाँ पे, और अच्छे से देखो, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फोर्स आ गया एन cos थीटा, और इधर फोर्स आ गया एन sin थीटा, और ऑलरेडी वेट तो नीचे ही था, बस इसके अलावा कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, और कोई फोर्स नहीं है। अब सारे फोर्स हमने देख लिए हैं, एक्स एक्सिस पे कौन सा है, वाई पे कौन सा है। तो एक्स एक्सिस पे फोर्स केवल एंड केवल आ रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज एन sin थीटा। और ये डायरेक्शन अगर आपने नेगेटिव लेनी है तो आप नेगेटिव साइन यूज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। और अगर आपने निकालना है वाई डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो वाई डायरेक्शन में आप कैसे लिखोगे, दो फोर्स है, एक ऊपर एक नीचे, वो तो सिमिलरली एन cos थीटा पॉजिटिव में है और ये इसके अपोजिट है। हो गया बॉस, हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। और सिंपली आप नॉर्मल रिएक्शन यहां पे आप कैसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, देखो अब आपको क्लियर आ जाएगा नजारा। कैसे सर, देखो इसी इक्वेशन में कैसे बनाओगे, इस पे फोर्स हमने देखा, ये कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट फोर्स गया ऊपर एन, और इसका वेट आया नीचे, जो आपको पढ़ाया गया है। ये लाइन अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। और अगर मैं एन का कंपोनेंट ना बनाऊं, वेट का बनाऊं, भाई वेट का, तो वेट इसके साथ एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, तो इधर वेट का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अब इसको बैलेंस करेगा, और ये जो फोर्स है इस पे अनबैलेंस्ड है, दैट इज mg sin थीटा, जो उसको नीचे को खींच लेगा, जो उसको नीचे को खींच लेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट बनाया। मैं ये भी बना सकता था कि mg का कंपोनेंट, मैंने इसलिए किया कि y और x एक्सिस पे बना सको, ये बन सके, बात वैसे ही रहने वाली है। और आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना भी आपको आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि इक्वेशन तो वहीं से बनेंगे ना, इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए आपके दिलो दिमाग में। कूल, ठीक है। तो अब ये है सिचुएशन इंक्लाइंड की। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स। ये तो हमने बात करी सारी वेट के बारे में, नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में। अब हम जो बात करने वाले हैं, लास्ट टू फोर्सेज हमारे पास, बेसिक आइडिया उसका लेंगे, फिर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उस बेसिक आइडिया को ही यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए सबसे पहले हमारे। तो करेंगे क्या सर, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द स्प्रिंग फोर्स, कि उसको कैसे एक्ट करते हैं, बस इतना ही जानकारी लेनी है। फिर तो हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करते जाएंगे और हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ओके गाइस, सो अब चलते हैं हम जल्दी से स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज टेंशन। ओके, तो भाई टेंशन बहुत ही जरूरी है, ये तो हमेशा यूज होने वाला है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं बॉस, ठीक है। तो एक लाइन देखो मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत ध्यान से इसको समझो। टेंशन क्या है भाई, इट इज द पुलिंग फोर्स, है ना, इट इज द पुलिंग फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। कैसे सर, पहले समझो, यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो होती है, जब उसकी हेल्प से हम किसी मास को अटैच करते हैं, बांध के रखते हैं या खींचते हैं, तो स्ट्रिंग उस पे कितना फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, कितना पुलिंग, उसको खींचने के लिए कितना फोर्स एक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम टेंशन, है ना। कैसे सर, मतलब कैसे, क्या बात कर रहे हो। अगर आप इसको देखो, इस कपड़े को देखो, ये कपड़ा जो गंदा सा कपड़ा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको देखो, ये बिल्कुल ढीला ढीला है। टेंशन मीन्स टाइटनेस की वजह से, खींचने की वजह से, ये देखो कितना ढीला है। अगर मैं इसको पकड़ के खींच दूं, देखो टाइट हो गया, तो ये जो टाइटनेस है इसमें एक फोर्स क्रिएट हो गया है ना, इसको टाइट कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ये अब ढीला है, ये अब ढीला है। लेकिन अगर इसको पकड़ के इस पे वेट लगा दे तो खिंच गया है। तो ये जो खिंचाव की वजह से इसमें जो टेंशन क्रिएट हो गया है, मतलब ये जो तनाव क्रिएट हो गया, हिंदी में बोल देते हैं तनाव, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग।
अगर दोस्तों ये स्ट्रिंग मान लो, आप इसको स्ट्रिंग मान लो, आप इसको थोड़ी देर के लिए, अगर ये मासलेस है तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। अगर इसका मास नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर इसका मास वेरी कर रहा है तो भाई हर पॉइंट पे इसका जो टेंशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस लोअर पॉइंट पे वेट लटकाएंगे, इसको खींचेंगे तो पूरा खींच जाएगा, देखो पूरा टाइट। ये जो टाइट है ना, ये टाइटनेस इसी को बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा फोर्स क्रिएट हो गया है जो टाइट करने की वजह से, खींचने की वजह से, उसको टाइट करने की वजह से क्रिएट हुआ, उसको टेंशन का नाम दिया गया। सिंपल सा लॉजिक है ना। अब इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। कहां पे एक्ट करेगा सर, देखो आ जाओ, वापस आ जाओ जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक रस्सी ली, एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, ये रस्सी ली, एक स्ट्रिंग लिया और उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, बांध दिया उसको यहाँ पे। ये सपोर्ट है, कोई फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है। तो यार ये आपके पास बनेगी यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है ये, ठीक है, कुल। तो यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब क्या किया, ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला आपका स्ट्रिंग है, रस्सी बोल सकते हो यार, स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है। इसके लोअर एंड पे यहाँ पे एक हैवी वेट लटका दिया गया है, एक वेट लटका दिया जिसका मास m है, एक ब्लॉक मान लो आप इसको, ठीक है। दिस इज योर ब्लॉक, ठीक है, बस बिल्कुल सही है सर। अब देखो ये स्ट्रिंग यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया है और यहाँ पे इसको अटैच किया है ब्लॉक के साथ। तो हमने बनाना है कि जो टेंशन यहाँ पे क्रिएट होगा वो कैसे होगा और क्यों होगा, ध्यान से समझो। जब ये स्ट्रिंग अकेला था, अकेला बॉस अकेला, इस पे यहाँ पे कोई चीज आपने अटैच नहीं करी थी, ठीक है, तब ये ढीला ढाला सा था, लाइक जैसे मैंने अभी बताया आपको करके, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन है ही नहीं, इसका खुद का वेट हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, तो इसमें खिंचाव नाम की चीज होगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही तुमने इसके ऊपर ये काम किया कि इसके नीचे ये वेट लटका दिया, तो ये वेट क्या होगा इस वेट के लिए, इस वेट के बारे में सोचो। इस वेट को तुरंत अर्थ अपनी तरफ खींचेगी mg से, तो इस वाले डब्बे के ऊपर अर्थ अपना फोर्स नीचे अप्लाई करेगी, पुल करेगी उसको नीचे को। तो चूंकि ये रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है, अपने अटैच कर रखा है, इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया है इसको इसके साथ, तो जो वेट नीचे खींचेगा बाय द ग्रेविटेशनल पुल, तो ये रस्सी में यहाँ पे खिंचाव हो जाएगा ऊपर को, क्योंकि उसको गिरने से बचाएगी। और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जहां पे स्ट्रिंग और मास अटैच है, एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, पुलिंग फोर्स, यानी अब ये रस्सी का फोर्स चाहेगा इसको ऊपर खींचना, मास को, अर्थ चाहेगी इसको नीचे खींचना। समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अर्थ इस डब्बे को नीचे खींचना चाह रही है, तो रस्सी में जो टेंशन बनता है वो हमेशा अवे होता है बॉडी से, यानी पुलिंग होगा अवे ऊपर को, तो ये होगा टी। इसी को बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमेशा चाहेगा पुल करना, इसको ऊपर खींचना, क्योंकि अर्थ इसको नीचे खींच रही है, ठीक है, उसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है। ओह अच्छा, तो सर अगर हम एफबीडी बनाए तो एक चीज और समझो पहले, अगर इसके इस पॉइंट पे टेंशन पूछे तो भी सेम, इसके इस पॉइंट पे टेंशन पूछे तो भी सेम, टी टी होगी हर जगह। अगर ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, मासलेस ये वर्ड यूज होगा, मतलब रस्सी हैवी नहीं होनी चाहिए, उसका मास नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर वो हैवी है तो हर पॉइंट का टेंशन चेंज हो जाएगा बॉस, ठीक है, वो भी करेंगे आगे चल के। पहले आप देख लो बेसिकली हाउ टू अप्लाई द टेंशन फोर्स फीवर डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो आप देख लो जरा, इस पे एक तो इसका वेट है और दूसरा टेंशन है ऊपर को, यही तो है। अगर मैं इसका देखो, ये तो रस्सी है, अगर मैं इस फिक्स सपोर्ट का एफबीडी बनाऊं तो इस फिक्स सपोर्ट पे यहां पे रस्सी अटैच है, देखना जब मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रहा है, तो रस्सी भी तो खींच जाएगी, तो रस्सी इस फिक्स सपोर्ट को खींचेगी, पुल करेगी। इस पॉइंट पे टेंशन इसके लिए डाउन होगा, क्योंकि जो टेंशन होता है वो बॉडी से अवे एक्ट करता है पुल करने के लिए। तो यहां से जो टेंशन होगा इसको नीचे खींच रहा होगा, ठीक है, यहां पे जो टेंशन होगा इस बॉडी के ऊपर खींच रहा होगा, ओके, क्योंकि ये हमेशा बॉडी से अवे एक्ट करेगा, अवे, क्योंकि ये इससे पुल करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है यार। धीरे धीरे समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब यूज कैसे करेंगे सर, धीरे धीरे होले होले से हवा चलती है ना, तो होले होले से देखेंगे ना। एक एग्जाम्पल और देख लो, ओके गाइस, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कैसे सर, देखो सपोज करो ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक मास आपने लटका दिया, फिर एक स्ट्रिंग और ले ली, फिर एक मास और लटका दिया, ये है m1 एंड दिस इज m2, दिस इज m2, क्लियर है।
अब आप बोलोगे सर इसका एफबीडी बनाओ और इसका, पहले ये देखो किस किस पॉइंट पे रस्सी ने, स्ट्रिंग ने मास के साथ कांटेक्ट बनाया है। ठीक है, आपने देखा सर ये स्ट्रिंग अलग है, स्ट्रिंग 1 मान लो, ये अलग है, स्ट्रिंग 2 मान लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो तो अर्थ का काम है हर मास को नीचे खींचना, तो अर्थ जब इसको नीचे खींचेगी तो इस पे वेट अप्लाई हो जाएगा m2g, और जैसे ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग इज अटैच एट दिस पॉइंट, तो ये पुलिंग फोर्स है, तो ये इसको ऊपर को खींचेगा, तो इसमें जो टेंशन आएगा वो ऊपर को हो जाएगा। समझ गए? तो इस रस्सी में इस बॉडी के लिए टेंशन ऊपर को होगा, लेकिन यही सेम रस्सी, यही सेम स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच है ना? ठीक है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड जाएगा, तो इसके लिए इस वाली की अगर मैं बात करूं, चलो इसी को देखते हैं पहले। तो भाई इसका वेट आ गया m2g और रस्सी का टेंशन आ गया अवे। बस ये याद रखना, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलवेज एक्ट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। जिस भी बॉडी पे वो अटैच है उससे अवे को एक्ट करेगा पुल करने के लिए, बस सीधा सा बंदा है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, लिख लेना इसको, है ना, ऑलवेज एक्ट्स अवे, ठीक है, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से अवे को एक्ट करेगा, बस इतना ध्यान रखना, बस मजा आ जाएगा। तो यार इस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बस 2 ही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अगर इसका आप बीडी बनाओगे तो आपने देखा यार ये वाला मास इधर भी रस्सी से बंधा है, इधर भी, और मैंने बोला रस्सी जहां जहां पे भी अटैच होगी स्ट्रिंग वहीं पे टेंशन लगेगा, अवे लगा देना। बस कैसे? एक तो इसका वेट अर्थ खींचेगी नीचे को, ठीक है, और ये नीचे बंधा हुआ है रस्सी से, तो भाई नीचे अगर रस्सी से बंधा है तो रस्सी इसको नीचे खींचेगी, है ना, अवे करने के लिए, है ना, नीचे को। तो टेंशन जो आएगा एक नीचे आएगा, कौन से वाला, T2, और चूंकि ऊपर है ये और ये अर्थ इस मास को नीचे खींच रही है, तो ये वाला टेंशन इस बॉडी से अवे किधर जाएगा, इधर नहीं, अवे इससे ऊपर को, यानी ये वाला टेंशन पहली वाली स्ट्रिंग का अप जाएगा। ठीक है, अप जाएगा, तो इस पे ऊपर वाली रस्सी का टेंशन अप, और ये वाली रस्सी इससे डाउन होगा। क्यों? क्योंकि इससे अवे कब होगा, जब इससे दूर को खींचेगी वो। बस ये बन गया, इस पे इतने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और अगर फिक्स सपोर्ट का बनाओगे ना एफबीडी, अगर इस सपोर्ट का बनाओगे तो रस्सी यहाँ पे अटैच है, और इससे अवे कैसे होगा, इससे अवे ये होगा, कौन सा टेंशन है इसमें, T1, ये इसका बन गया। सिंपल, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। ओके, अपने आप को समझाना, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, हर तरीके के एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ लेने वाले हूँ। जो स्प्रिंग वाला केस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, इसमें आपने इतना सीखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इन पे डिपेंडेंट, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तब तक तो मजा नहीं आएगा ना। लेकिन बेसिक तो क्लियर होगा ना, अप्लाई कैसे करना है, यही जरूरी है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।